हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आपके 10th क्लास के साइंस का मॉडल सेट नंबर 2। और इस मॉडल में हम आपको यह बताएंगे कि आपके एग्जामिनेशन में जो फाइनल एग्जामिनेशन जिसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें किस टाइप से और कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको बता दें कि इस चैनल पर प्रत्येक विषय के प्रत्येक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सीरीज अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये साइंस का मॉडल सेट का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम आपको टोटल 80 क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में केवल 40 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं और 40 जो बचते हैं वो छोड़ देने होते हैं। लेकिन आपको इस मॉडल सेट में 80 के 80 क्वेश्चनों का अभ्यास करके बताया जाएगा कि आप कैसे अपने एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कि सूर्य तथा तारों अन्य तारों का विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो सब लोग जानते होंगे कि सूर्य जो होता है इसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, अर्थात नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य या तारे जो होते हैं वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसलिए मेरे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन, जिसमें परमाणु के दो नाभिक या कह सकते हैं दो तत्वों के नाभिक जुड़ के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। सेकेंड क्वेश्चन जो अभी आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किया गया है ताकि आपका फाइनल एग्जामिनेशन काफी बेहतर हो। तो दर्पण सूत्र इसमें पूछा गया था, जबकि आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में लेंस सूत्र पूछा गया था। तो दर्पण सूत्र में याद रखने वाली चीज, इसमें दर्पण जो सूत्र है वो ए ऑप्शन में दिया हुआ है 1/v + 1/u = 1/f। जबकि अगर लेंस सूत्र पूछता है यहां तो लेंस सूत्र आपका बी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहां दर्पण सूत्र पूछा है इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न जान जाइए। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। मतलब टिंडल जो प्रभाव है वो कहां देखा जा सकता है, आपको यह बता दें। तो टिंडल प्रभाव के बारे में आप ये जानते होंगे कि जब प्रकाश की किरणें जब वायु के कणों द्वारा परावर्तित हो जाती हैं या कह सकती फैल जाती हैं तो इस प्रभाव को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव जो है वो जंगलों में देखा जा सकता है, खेतों में और बाजारों में। ये दोनों ऑप्शन गलत है, मतलब तीसरा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो आप प्रश्न को तेज करेंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चनों की तैयारी कर सकें। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारे का टिमटिमाना जो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडल में हवा की जो दो परतें गर्म और ठंडे हवा की पड़ जाती हैं और इसे बंटने के कारण वायुमंडल में अपवर्तन होता है, जिस कारण तारों के टिमटिमाने की घटना उत्पन्न होती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के सिद्धांत पर। ध्यान दीजिएगा, तारों के टिमटिमाना जो है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर लागू होता है। 5 नंबर देखिए, आपको बताना इसमें है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको याद रखेंगे, वो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अच्छे से याद रखेंगे, वास्तविक और उल्टा। तो इसमें देख लीजिए सी ऑप्शन दिया हुआ है, वास्तविक और उल्टा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर देखिए। 6 आपके पास है। आपको बताना इसमें यह था कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया। 1 मिनट अर्थात 60 सेकेंड और 120 कूलम मतलब आवेश का मान दे चुका है 120 कूलम। तो आपसे पूछा गया है विद्युत धारा। तो आप पढ़ चुके होंगे कि विद्युत धारा I बराबर होता है और वो होता है Q/T। विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T।
टी। क्यू का वैल्यूएशन यहां पर है 120, तो 120 आराम से लिख लीजिए, और उसके बटा में टी जो आपको दिख रहा है कि 1 मिनट, जिसे सेकंड में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 60 सेकंड हो जाता है, मतलब बटा में आप लिख सकते हैं 60, और अगर कैंसिल करते हैं तो ये 2 बार में कट जाता है, 60 दूनी होता है 120। मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 एंपियर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? तो याद रखें, प्रत्येक यंत्र में धन और ऋण होता है, जबकि केवल कुंडली ऐसी होती है जिसमें ऋण और धन, मतलब कह सकते पॉजिटिव चिन्ह और नेगेटिव चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा जो होगा कुंडली, जिसको हम लोग कहते हैं क्वाइल। नेक्स्ट आपके सामने है 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न को देखिए, इसमें बताना आपको यह था कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो लघु पतन जब भी होता है तो उसमें धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लघु पतन को इंग्लिश में बोला जाता है शॉर्ट सर्किट, अर्थात जब परिपथ में गर्म और ठंडा तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो काफी अधिक उसमें धारा का मान बढ़ जाता है, और इस घटना को ही कहते हैं हम लोग लघु पतन। बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करने का श्रेय जाता है फैराडे को, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 10 देख लीजिए, आपको इसमें बताना यह है कि एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस सब जानते होंगे। तो उत्तल लेंस जो होता है वो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, जबकि ये अवतल होता तो आपको अवतल इस प्रकार से बना के बताया जाता। तो यह सवाल में पूछा गया कि एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है, अगर इस तरीके से अगर आप आकृति बनाते हैं इस प्रकार से, तो देख सकते हैं ये बीच में एक मोटा होता है, जबकि किनारों पर जो होता है ये पतला होता है। इसमें बताएंगे किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर है, अवतल लेंस का आवर्धन पूछा गया है, तो आपको पता होगा कि लेंस का आवर्धन क्षमता जो होता है, चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, वो होगा V/U, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 12 गोलीय दर्पण में फोकसांतर मतलब फोकस दूरी और त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? तो आप इसको गांठ बांध लीजिए कि इसका सूत्र होता है F = R/2। अब ये जो R आपके सामने है, ये R आपको स्मॉल लेटर में भी मिल सकता है और ये कैपिटल लेटर में भी मिल सकता है, तो इसमें कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए कि आपको F = R/2 ये टर्म याद रखने हैं। जब आप ये याद रखते हैं तो इससे आपको सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। देखिए F = 2/R, ये रॉन्ग हो गया। R = F/2, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि F = R/2 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, R = 2/F। क्योंकि जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R बराबर हो जाएगा 2F, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, R = 2F। काफी आसान क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, और जैसे सेंटअप एग्जामिनेशन दे चुके हैं, इसमें आपको पता चल ही गया है कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे रहने वाले हैं। 13 देख लीजिए, मानव नेत्र में क्या होता है? तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है, और उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। और मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, जबकि अधिकतम जो दूरी होती है वो अनंत होती है। इन सभी से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। 14 देखिए, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो मानव नेत्र का जो भी प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, जिसको हिंदी में हम लोग दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना। और प्रतिबिंब बनता कैसा है? तो वास्तविक उल्टा। नेक्स्ट 15 देख लीजिए। 15 में आपको बताना है कि विद्युत जनित्र, जिसको इंग्लिश में जनरेटर के नाम से जाना जाता है, तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है। जनरेटर या डायनेमो दोनों एक ही सिद्धांत पर कार्य करता है। इस बात को भी आप गांठ बांध लीजिए कि विद्युत जनित्र और डायनेमो दोनों एक सिद्धांत पर कार्य करता है, और यह कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। मतलब यहां इसका राइट आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर सी। 16 देखिए,
16 आपको बताना है कि निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। आप इसे मान सकते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो बायोगैस का ईंधन नहीं है, आपको यह बताना है। तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा जो है ये बायोगैस में कोई कार्य नहीं करता है, बल्कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। 17 देखते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन जो जीवों के अंश से बनता है उसे जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। याद रखेंगे, लकड़ी और गोबर गैस ये जीवाश्म ईंधन नहीं माने जाते हैं। 3 जीवाश्म ईंधन माने जाते हैं, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस। चलिए इसके बाद 18, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस प्रकाश के वस्तु को बोला जाता है दीप्तमान वस्तु। और प्रकाश जब आगे के मार्ग में चलता है तो उसे बोला जाता है किरण पुंज। तो याद रखें, इसका राइट आंसर होगा दीप्तमान वस्तु। 18 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दीप्तमान वस्तु। चलिए 17 देखिए, सॉरी 19 देखिए। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। तो खतरे का निशान जो सब लोग जानते हैं ये लाल कलर का होता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 20 देखते हैं। आपको इसमें बताना है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। 1 जूल और उसके बटा में आपको 1 सेकेंड ये पूछा गया है। 1 जूल और 1 सेकेंड। तो देखिए जूल जो होता है वो W अर्थात कार्य का मात्रक होता है, और सेकेंड जो होता है वो सेकेंड टाइम का मात्रक होता है। तो W/T जो होता है ये W/T शक्ति के रूप में डिफाइंड होता है, मतलब ये P से डिनोट किया जाता है। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो सब लोग पढ़े होंगे कि शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। इसलिए इसका राइट आंसर होगा 20 का ऑप्शन नंबर डी, 1 वाट। काफी अच्छे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा इसमें कैंडिडेट परेशान होते हैं। तो याद रखें कि जिसका जिसका मात्रक दिया गया है उसके भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी को आप याद कर लीजिए, और उससे कौन से रिलेटिव फॉर्मूले बने हैं उस फॉर्मूले का अगर ऐसा मात्रक आपको याद है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। इसके बाद आते हैं 21 को देखते हैं। 21 आपके सामने है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है। सजातीय ध्रुव का मतलब दोनों ध्रुव या तो नॉर्थ हो सकते हैं या दोनों ध्रुव या तो साउथ हो सकते हैं। तो इनके बीच क्या होता है ये बताना है। तो सजातीय ध्रुवों के बीच जो होता है वो प्रतिकर्षण या विकर्षण होता है, जबकि अगर ये सजातीय के बदले विजातीय ध्रुव होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसका राइट आंसर होगा प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। 22 देखते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो याद रखेंगे विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, वो देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी में। और अगर ये सवाल डायनेमो से पूछा होता या विद्युत जनित्र से पूछा होता तो जस्ट इसका उल्टा होता। विद्युत जनित्र जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन यहां विद्युत मोटर पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 23 देख लेते हैं। 23 में आपको यह बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर इनवर्स। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। एक और बात याद रखेंगे आप सभी लोग और गौर करेंगे इस बात पर कि लेंस का मात्रक एक देता है जिसका नाम होता है डायप्टर। अच्छे से गांठ बांध लीजिए, लेकिन ये डायप्टर जो है ये एसआई मात्रा के रूप में डिफाइंड नहीं होता है। इसलिए अगर कभी भी आप ध्यान दें तो लेंस का एसआई मात्रक आपको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में मीटर इनवर्स। 24 जानते हैं। 24 हमारे सामने क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आकाश में जो वायुमंडलीय परिकीर्णन होता है तो प्रकीर्णन के कारण ये वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, सॉरी वायुमंडलीय प्रकीर्णन होता है, और उसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 25 जानते हैं। आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 26
प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर हो तो दर्पण कैसा होगा? तो प्रतिबिंब का आकार अगर ना तो बढ़ रहा है और ना उससे छोटा हो रहा है, हमेशा बराबर होता है, इसका मतलब वह समतल दर्पण है, उत्तल और अवतल नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल। याद रखें, समतल के साथ उत्तल भी दिया हुआ है, तो याद रखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है जबकि समतल में हमेशा बराबर बनता है। 27 देखते हैं। 27 आपके सामने है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1 किलोवाट, 1 kWh, जिसको किलोवाट घंटा के नाम से जानते हैं, इसके रूप में कई बार ये क्वेश्चन डिफाइंड होता है। और ये 1 किलोवाट जो दिया हुआ है ये थोड़ा गलती से दे दिया है, 1 किलोवाट घंटा होना चाहिए, आप एच समझ लेंगे, 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा जिसको यूनिट या बीओटी यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो मान होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, थोड़ा सा छोटा सा इसमें गड़बड़ हो चुका है, 1 किलोवाट घंटा होना चाहिए, जो घंटा यहां छोड़ दिया गया है। लेकिन अगर 1 किलोवाट पूछता, केवल 1 किलोवाट, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1000 वाट। इसका राइट आंसर हो जाता है 1000 वाट। चलिए इसके बाद 28 जानते हैं। 28 आपके सामने है कि एथोइक अम्ल को सामान्यतः क्या नाम से जाना जाता है? एथनोइक जो अम्ल होता है वो किस नाम से जाना जाता है, आपको यह बताना था इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट 29 देखते हैं। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो आपको यह पता होगा कि जब न्यूलैंड्स अपना अष्टक नियम बता रहे थे तो अष्टक नियम में वो ये स्पष्ट किए थे कि जिस प्रकार से संगीत के 7वें सुर के बाद 8वां सुर प्रारंभिक सुर के बराबर होता है, उसी प्रकार संगीत जो तत्व होते हैं उसको क्रम में सजाया जाए तो 8वां तत्व समान गुण वाला होता है। उससे यह पता चलता है कि संगीत में टोटल 8 स्वर होते हैं, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 30 देखते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, तो उपचयन की जो गति हो जाती है वो धीमी हो जाती है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट 31 देख लेते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है इस अभिक्रिया को देख के कौन सा सही है। इसमें कॉपर और ऑक्सीजन एक साथ मिल चुका है, मतलब इसमें 31 जो आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण का ऑक्सीजन का योग हो गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का ऑक्सीकरण। 32 देखते हैं। 32 आपके पास क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो गांठ बांध लीजिए कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत होता है, मतलब उजला होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 33 आपको बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दिया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में किस प्रकार समीकरण का वियोजन होता है? तो इसमें देखिए एक जो यौगिक है वो हल्के हल्के यौगिकों में टूट चुका है, मतलब यहां पर वियोजन हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। 34 किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 34 का, वो हो जाएगा फेरस ऑक्साइड Fe3O4। अच्छे से याद रखेंगे, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। 35 हमारे शरीर में पीएच कितने प्रसार के बीच कार्य करता है? यह आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से 7.8। 36 देखते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है जो रक्त में शर्करा मतलब चीनी की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है? तो उसको नियंत्रित करने का श्रेय जाता है और वो जाता है इंसुलिन को। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और इंसुलिन की कमी से आप सभी को पता है डायबिटीज नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसमें चीनी की मात्रा जो है उसका पाचन नहीं हो पाता है। 37 देखिए। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक के बारे में अगर जाने तो आयनिक यौगिक वैसे यौगिक को बोला जाता है जिसमें पहला यौगिक जो है या पहला या दूसरा धातु और अधातु के संयोग से आपके यौगिक निर्माण करते हैं। तो आप देख लीजिए धातु और अधातु, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अधातु हैं, कार्बन ऑक्सीजन दोनों अधातु हैं, जबकि कैल्शियम और क्लोरीन यहां पर दोनों एक पहला धातु है दूसरा अधातु है। इसलिए बिना आप समझे आप लगा लीजिए आयनिक यौगिक, सी ऑप्शन कैल्शियम क्लोराइड इसका राइट आंसर होगा।
38 देखते हैं, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? तो गोल्ड, राइट आंसर। इसमें कुछ ज्यादा दूसरा सोचना ही नहीं है। सोना जो है वो सामान्यतः जल्दी अभिक्रिया नहीं करता, तो यहां पूछ दिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। 39 देखिए, 39 से शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, जबकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 18 कैरेट का सोना में कितना प्रतिशत सोना होता है, तो उसका राइट आंसर होता है 75%। ऐसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 कैरेट। 40 देखते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति सी में दिया हुआ है 0.03%। ऑक्सीजन जो है वो मुख्य रूप से 21% पाया जाता है, और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है जिसकी मात्रा 78% मानी गई है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। ऐसे में आपको बता दें कि केवल इतने ही 40 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में किए करने होते हैं, लेकिन यहां 80 क्वेश्चनों का अभ्यास करने का जैसे वादा किया गया है, तो 80 क्वेश्चन आपके सामने किया जाएगा। 41, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 42 देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा समूह रखता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है COOH, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 43 देखते हैं, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या O3 होता है ओजोन के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। 44, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी जो है उसमें 7 आवर्तों की संख्या होती है, जबकि 18 उपवर्गों की संख्या मतलब वर्गों की संख्या होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। 45 देख लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट जो होता है यह जाना जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जिसका अणु सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इनटू H2O, मतलब बी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 46 देखते हैं, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या सबको पता है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 47 देख लीजिए, एक पीमी मतलब पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर जो आपके सामने दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का, और 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻12 मीटर। नेक्स्ट 48, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन सा है? तो एथेनॉल ये अल्कोहल समूह का हाइड्रोकार्बन है, तो अल्कोहल समूह के हाइड्रोकार्बन का क्रियाशील मूलक होता है OH, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, OH। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, 49 को देखते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे बोला जाता है अभिकारक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 50 देखिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। तो साधारण नमक जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं, साधारण नमक जो हम घर पर खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, उसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 51 देखते हैं, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस में सबसे ज्यादा विद्यमान होता है मीथेन गैस, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 52, पोटेशियम की परमाणु संख्या। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इस राइट आंसर होगा। 53 देख लीजिए, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल जिसमें हाइड्रोजन मतलब OH अल्कोहल की मात्रा होती है वो कम होता है, वैसे दुर्बल अम्ल बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CH3COOH, अर्थात एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। 54, कार्बन क्या है? तो कार्बन के बारे में कई सारे सवाल में अलग अलग देते हैं, तो कार्बन को याद रखें आप अच्छे से कि कार्बन एक प्रकार का अधातु है जिसे 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट 55 बताना था कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं, या संयोजन में क्या बनता है? तो 55 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइगोट जो होगा ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। 56, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। तो किसी जीव की जो जीनी संरचना होता है वो कहा जाता है जीन प्रारूप या जीनोटाइप, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 57 देखिए, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो तृतीय उपभोक्ता बोला जाता है जो दिया गया है सर्प को, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा।
58 देखिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, जबकि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 59, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की जो विधि होती है जिसका नाम दिया गया है मृत्युजीवी, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट 60 देखिए, 60 आपको बताना कि ऑक्सिन क्या है, ये आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑक्सिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 61, मानव में डायलिसिस थैली है, मतलब मानव में कौन सा ऐसा थैली है जिसको डायलिसिस थैली के नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। 62 को जानिए, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन की प्रक्रिया, भोजन की जो प्रक्रिया हो, पचने की जो क्रिया है, एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण को हिंदी में बोला जाता है उपचयन, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। 63 देख लीजिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलग्न होता है इसको बोला जाता है निषेचन, जो कि इसके किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। नेक्स्ट 64 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। एक लिंगी पादप, तो 64 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पपीता। पपीता जो है वो एक लिंगी पादप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 65 देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन की क्रिया होती है वो होता है ईस्ट में, और ये अमीबा अगर पूछा होता, अमीबा भी पहला ऑप्शन दे देता है, तो अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया द्वारा कह सकते प्रजनन की प्रक्रिया होती है। मुकुलन पूछे तो ईस्ट जरूर जवाब देंगे। 66 देखिए, 66 आपसे पूछा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मतलब मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो मलेरिया के जो परजीवी होते हैं वो गंदा जल में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 67, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साफ जल में। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ जल में, जबकि मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो गंदा जल में पाए जाते हैं। 68, ओजोन परत पाई जाती है, मतलब आपको बताना इसमें है कि ओजोन परत जो पाई जाती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है समताप मंडल, और समताप मंडल को इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 69 देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं या उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। नेक्स्ट 70 जानिए, एडिनोसिल ट्राइफॉस्फेट मतलब एटीपी, एटीपी जो होता है वो क्या होता है? तो 70 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी, मतलब ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्राहक और ऊर्जा का सिक्का, ऑप्शन सी और डी, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद 71 देखिए, 71 आपके पास है कि स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वयंपोषी पोषण के लिए सारे के सारे आवश्यक है। यह भी आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जल दिया है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तीनों के तीनों जरूरी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 72 देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ग्लूकोज बनाते हैं पेड़ पौधे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। नेक्स्ट 73 को जानते हैं, शुक्राणुओं का मोचन कहां होता है? तो शुक्राणुओं का जो मोचन होता है वो मुख्य रूप से होता है, शुक्राणुओं का मोचन पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो शुक्राणुओं का जो मोचन होता है वो शुक्रवाहिका में होता है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 74 देखिए, ओजोन परत के औछे से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो इसमें सबसे ज्यादा उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो है त्वचा कैंसर, अर्थात 74 में त्वचा कैंसर होता है, मोतियाबिंद भी होता है, उत्परिवर्तन भी होता है, ये तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 75, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, आनुवांशिक गुणों का संदेश मतलब संदेशवाहक जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों को पहुंचाने का कार्य करता है, वो कौन करता है? तो ये करता है डीएनए, मतलब डीएनए के अणु जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिकता को ले जाता है, आनुवंशिक रोगों को ले जाता है या आनुवंशिक गुणों को ले जाता है। 76, एक नर हार्मोन
क्या होता है या क्या कहते हैं उसको? तो नर हार्मोन जो होता है उसे बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 77 देखिए, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? तो शुक्राणु जो होते हैं वो मुख्य रूप से वृषक में निर्माण करते हैं। मतलब 77 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 78 नंबर में है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, जो मटर के पौधे के द्वारा आनुवंशिकता की खोज किए थे। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए 79 देख लीजिए, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। कोशिकीय जो शैवाल होता है उसमें जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विसर्जन विधि द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 80 में क्या जवाब सही होता है। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सके और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। 80 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का, कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो कोष्ठकों की मछली के हृदय में होता है 2। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफी ज्यादा आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।